अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। आज जो हमारा टॉपिक जो है जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम के नाम से हमें पता चल रहा है कि बैलेंस करना, किसी भी चीज़ को बैलेंस करना। अभी हमने किस में बैलेंसिंग सीखनी है, केमिकल रिएक्शन में किस तरह से बैलेंस होता है। तो यहाँ पर इस टॉपिक को समझने से पहले हम सबसे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो इसमें यूटिलाइज होगा उसको हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। क्योंकि आपके पास जब हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे तो जो हमारा मेन कंसर्न होगा वो सारे का सारा इस रिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड होगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस का दूसरा नाम इसे कहा जाता है इनकम्प्लीट रिएक्शंस भी कहा जाता है कि रिएक्शन कभी कंप्लीट ये नहीं होते हैं। और सेकंड हमारे पास है दैट इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट रिएक्शन होता है। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं ये होते क्या हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस किसे कहते हैं जी? रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, रिएक्टेंट में चेंज होना अगर शुरू हो जाता है तो आपके पास इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। लाइक मैंने कहा ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हमारे पास बना प्रोडक्ट, तो पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा और यही प्रोडक्ट दोबारा किस में चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। तो यही हमने डेफिनेशन में सीखा, इन विच प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज इन विच प्रोडक्ट कैन नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। मतलब एक दफ़ा रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा तो सारे का सारा 100% रिएक्टेंट जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। और इस रिएक्शन को हमने नाम दे दिया दिस इज़ कंप्लीट रिएक्शन, कि एक दफ़ा जो सारे का सारा रिएक्टेंट था वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हमारे पास होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसका किस तरह से इसको जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सिंपल सी एक एग्जांपल की बात करूं तो हमारे पास जब क्या होगा, एक क्लोज बीकर है, एक क्लोज कंटेनर है, इसमें आपके पास क्या है, वाटर है, लिक्विड है कोई। हम जब क्या करते हैं, इस लिक्विड को हीट करते हैं तो इस लिक्विड के आपके पास क्या होना शुरू हो जाएंगे जी, वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, लिक्विड्स जो है वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से लिक्विड जो है आपके वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और वही जो वेपर्स बने थे वो वेपर्स, क्योंकि ये सिस्टम क्लोज है तो ये वेपर्स बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो वेपर्स ये दोबारा क्या करेंगे, आपके पास लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक इस क्लोज सिस्टम में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, जिसे नाम दिया जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि लिक्विड का वेपर में चेंज होना, इसको हम नाम दे देते हैं दिस इज़ वेपोराइजेशन। और वेपर का लिक्विड में चेंज होना, इसको हम नाम दे देते हैं दिस इज़ कंडेंसेशन। तो हमारे पास होता क्या है, इनमें एक डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है कि जिस स्पीड से आपका लिक्विड जो है वेपर में चेंज होता है, उसी स्पीड से, उसी रेट से जो वेपर है वो दोबारा किसमें, लिक्विड में चेंज हो रहा होता है। तो इसे हम नाम दे देते हैं दिस इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब अगर हम बात करें इसमें कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो हमारे पास होते हैं, मैंने अभी ऊपर बात की रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास दोनों डायरेक्शन में जाते हैं। अब मैंने बताया दो तरह के इसमें रिएक्शंस होंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन और क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दी कि लाइक ये है 2SO2 प्लस O2, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बना देता है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ये जो चेंज हो रहा है, इस रिएक्शन को कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन।
और इसी तरह जब ये SO3 डिकम्पोज होगा तो SO3 डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा और क्या बनाएगा, O2 बनाएगा। तो SO3 का डिकम्पोज होकर दोबारा SO2 और O2 में चेंज होना, दिस इज़ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में इस तरह के दो रेट्स हमारे पास होते हैं। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना, उसका जो रेट होगा दिस इज़ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में चेंज होना दिस इज़ रेट ऑफ रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन। अब फर्दर एग्जांपल में देखें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलेंगे तो इनके मिलने से आपके पास अमोनिया बनता है। तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना इज़ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहाँ अगर हम देखें अमोनिया डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बना रहा है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आ जाता है। तो मतलब ये हमें पता चला कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में हमारे पास क्या होता है, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। अब हम एक एग्जांपल के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरह से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है। तो हम ये एग्जांपल जो है SO2 वाली एग्जांपल जो है इसकी फ़र्दर एक्सप्लेनेशन जो है वो सीखते हैं। तो ये थ्योरी मैंने यहाँ पर साथ में इसको एक्सप्लेन करने के लिए बताई है। अब ये ग्राफ को ज़रा सीखते हैं। ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। देखो जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आपके पास ये कॉन्सेंट्रेशन है वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है, टाइम है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, ये क्या है, बिल्कुल ज़ीरो है, और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, एट स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन देर इज़ नो SO3, मतलब प्रोडक्ट स्टार्ट में आपके पास बिल्कुल क्या है, यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको प्रोडक्ट बिल्कुल क्या है, ज़ीरो है। ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है, हाई है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने वाला जो रेट है वो भी आपके पास क्या होगा, हाईएस्ट होगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन के स्टार्ट में आपके पास रिएक्टेंट्स क्या थे, मैक्सिमम थे, और प्रोडक्ट क्या था, बिल्कुल ज़ीरो था। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका हाईएस्ट होगा, और प्रोडक्ट आपके पास बिल्कुल क्या है जी, यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो है। लेकिन जैसे जैसे आपके पास ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, मतलब 0 से 10 सेकंड पे आएगा, फिर 20 पे, 30 पे, तो आपको ये नज़र आ रहा है रिएक्टेंट कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा, और प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता आपके पास इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। तो देखो रिएक्टेंट का ग्राफ आपका नीचे की तरफ आ रहा है, और प्रोडक्ट का ग्राफ आपके पास ऊपर की तरफ जा रहा है। तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाएगा, और प्रोडक्ट आपके पास क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया ये वाला जो रिएक्शन है SO2 + O2, इससे बन रहा है SO3, इसको हम नाम दे देंगे दिस इज़ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो कि स्टार्ट में हाईएस्ट होगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये SO3 है, ये डिकम्पोज होकर आपके पास SO2 और O2 बना रहा है, और टाइम के साथ साथ ये आपका इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, इक्विलिब्रियम की हमने डिस्कशन की है। इक्विलिब्रियम हमारे पास तब अचीव होता है जब ये दो रेट्स हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब ये कौन से वाले दो रेट्स हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। जब ये दो रेट्स आपके पास इक्वल हो जाते हैं तो हम ये कह देते हैं कि आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। जो रिएक्शन है उसमें आपके पास इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड। अब ये जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हमने बात की है, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। रेट इक्वल होने का मतलब क्या है कि आपके पास कॉन्सेंट्रेशन जितनी मर्जी हो, रिएक्टेंट ज़्यादा हो प्रोडक्ट कम हो, प्रोडक्ट ज़्यादा हो रिएक्टेंट कम हो, या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सेम हो, तो किसी भी पॉइंट पर स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। और उसी पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, वो आपके पास इक्विलिब्रियम होता है, जब रेट्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आप नोट कर लोगे, जब रिएक्टेंट ज़्यादा हो प्रोडक्ट कम हो तब भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है।
जब आपके पास रिएक्टेंट कम हो, प्रोडक्ट ज़्यादा हो, तब भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम होंगे तब भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। तो ये तीनों कंडीशंस पे आपके पास इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है कि अगर एक क्लोज सिस्टम में इक्विलिब्रियम अचीव होना है तो ये तीन कंडीशंस को आपके पास फुलफिल होना ज़रूरी है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब जितनी रिएक्शन के स्टार्ट में है उतनी ही आपके पास ओवरऑल रिएक्शन में आपके पास कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास इक्विलिब्रियम जो है वो भी आपके पास आपका चेंज नहीं होगा। दूसरा आपके पास टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ये आपके पास क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। और तीसरी बात, प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस जो है वो क्या क्या होती हैं। तो पहला हमने डिस्कस कर लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम रहनी चाहिए, अनचेंज्ड हो। दूसरा हमने बात कर ली, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन है वही होना चाहिए। और तीसरा, प्रेशर और वॉल्यूम में कोई भी चेंज आपने अप्लाई नहीं करना, तब आपके पास ये कंडीशंस है वो हमारी फुलफिल हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम, कि एक सिस्टम अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो हीट करने से उस पर क्या चेंज आ सकता है। अब ये आपके पास है कॉपर सल्फेट जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं हाइड्रस कॉपर सल्फेट। मतलब इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं और इसका कलर जो होता है वो हमारे पास ब्लू कलर होता है। लेकिन जैसे ही इस हाइड्रस कॉपर सल्फेट को हीट किया जाता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से इवेपोरेट हो जाते हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल्स कॉपर सल्फेट के साथ अटैच थे वो यहाँ से इवेपोरेट हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास ये बचेगा एनहाइड्रस। मतलब इसमें वाटर जो है वो रिमूव हो चुका है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। तो आपके पास ब्लू कॉपर सल्फेट जो था वो आपके पास वाइट कॉपर सल्फेट में चेंज हो गया। लेकिन जब इस वाइट कॉपर सल्फेट को ये वाटर वेपर्स दोबारा मिलेंगे तो आपके पास ये वाइट से किस में चेंज हो जाएगा, दोबारा आपका ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह देखो, टेम्परेचर के चेंज करने से कलर जो है वो आपके पास चेंज हो जाता है। इसी तरह आपके पास हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड, ये क्या है जी, आपके पास कोबाल्ट 2 क्लोराइड है। अब इसका कलर हमारे पास क्या है, पिंक है। जब हम इसको हीट करेंगे तो इसके भी वाटर वेपर्स क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे और इसका कलर जो है वो ब्लू सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और जब इसको वाटर वेपर्स दोबारा मिलेंगे तो ये चेंज हो जाएगा आपका दोबारा पिंक सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम इस तरह से कलर जो है वो चेंज हो जाता है जब इसका जो हीट है इस पे जब टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है तो इस तरह से इक्विलिब्रियम में वेरिएशंस आती हैं, कलर्स में आपके पास वेरिएशंस आ जाती हैं। तो यहाँ तक आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से हमारी डिस्कशन कंप्लीट होती है। कोई कन्फ्यूजन होगी आपके इस टॉपिक के हवाले से, आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है, टॉपिक का आपने फीडबैक लाजमी देना है और चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक टाइमली पहुंच सके। और इंशाल्लाह आपके लिए और बाकी चैप्टर्स के और इसके साथ साथ एमडी कैट के, एनडी टेस्ट के, एफएससी के आपके लेक्चर्स जो हैं वो भी जल्द ही हम इंशाल्लाह अपलोड करने वाले हैं। तो बंदे रहिएगा हमारे साथ, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।